नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जिन रैपिड टेस्टिंग को कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा था, उस किट पर सवाल उठ गए हैं। पश्चिम बंगाल के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी किट की एक्यूरेसी यानी कितना सटीक ये किट है, इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने रैपिड किट टेस्ट पर देश भर में अब 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। अब जांच के बाद ही होगा इसके इस्तेमाल पर कोई फैसला। ये रिपोर्ट फिर हमारे साथ डॉक्टर लाल सीधे जुड़ेंगे, लाल पैथ लैब के सीएमडी। डॉक्टर लाल, बहुत सारे सवाल हैं देश भर में अभी लोगों के जहन में, एक एक करके वो सब पूछूंगी। जल्दी से पहले अपने दर्शकों को ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। कोरोना किट पर सवाल, चट टेस्ट और फट रिजल्ट। इंसान में कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं, इसके लिए लंबे इंतजार की जरूरत ही नहीं। कुछ ऐसे ही मकसद से देश के कई राज्यों में कोरोना के रैपिड टेस्ट का इंतजाम किया गया था। राजस्थान वो पहला राज्य था जहां पर कोरोना का रैपिड टेस्ट सबसे पहले शुरू हुआ था। लेकिन अब राजस्थान में ही रैपिड टेस्ट के नतीजों पर सवाल उठने लगे हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना का रैपिड टेस्ट बंद कर दिया है। राजस्थान सरकार का कहना है कि आईसीएमआर के दावे के मुताबिक इस किट की एक्यूरेसी 90% है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी महज 5.4% निकली। कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4। इसका मतलब 0 ही है। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को करने के लिए जारी की थी, उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया और हमने वापस चिट्ठी लिखी है आईसीएमआर को कि भाई हम इस टेस्ट को नहीं करेंगे। यहाँ राजस्थान के जयपुर के सबसे ज्यादा संक्रमित इलाके रामगंज में 59 टेस्ट किए गए, लेकिन सभी के नतीजे नेगेटिव आए। दूसरे दिन 1285 टेस्ट हुए तो 23 केस पॉजिटिव निकले। ये टेस्ट उन इलाकों में किया गया था जहां दूर दूर तक कोरोना नहीं था। तीसरे दिन 1182 टेस्ट किए गए, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद राजस्थान सरकार ने सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई, जिसकी देखरेख में सवाई मानसिंह अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना के मरीजों पर इसका टेस्ट किया गया। पहले दिन कोरोना पॉजिटिव 100 मरीजों पर इसका टेस्ट किया गया। इनमें से सिर्फ 5 मरीज ही दोबारा पॉजिटिव आए। दूसरे लॉट से किट निकालकर 68 मरीजों की जांच की गई। उनमें महज 2 मरीज पॉजिटिव निकले। इसके बाद से सरकार ने तय किया कि अब रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए कोरोना का टेस्ट बंद कर दिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में रैपिड टेस्ट किट को ब्रह्मास्त्र माना जा रहा था, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र अब चूक गया है। राजस्थान सरकार ने साफ कर दिया है कि इसके नतीजे सही नहीं आ रहे हैं, इसलिए इससे आगे जांच नहीं की जाएगी। दरअसल ये माना जा रहा था कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में इस किट के जरिए जल्दी से ज्यादा जांचें हो पाएगी तो लोगों को अलग किया जा सकेगा, मगर अब परंपरागत किट की जरूरत पड़ेगी जो देश में कम है। राजस्थान ने 1,25,000 किट का ऑर्डर किया था, लेकिन अब सरकार ने टेस्ट रोक दिया है। साथ ही आईसीएमआर को चिट्ठी भी लिखी है। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कोरोना रैपिड टेस्टिंग किट पर सवाल उठाया था। अब राजस्थान सरकार ने किट पर सवाल उठाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने 2 दिन के लिए रैपिड टेस्ट पर रोक लगा दी है। इन 2 दिनों में केंद्र की विशेषज्ञ टीमें रैपिड टेस्ट किट की जाँच करेंगी। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। हम आपको बता दें कि सरकार ने किस राज्य में रैपिड टेस्ट की कितनी किट भेजी थी। दिल्ली में कोरोना की रैपिड टेस्टिंग के लिए 42,000 किट दी गई। उत्तर प्रदेश में 8,500 रैपिड टेस्टिंग किट पहुंचाई गई हैं।
पंजाब में 10,000 और गुजरात में 24,000 रैपिड टेस्ट की किट भेजी गई, जबकि राजस्थान में 10,000 किट मंगवाई गई थी। हमारे लिए RT-PCR जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, रैपिड टेस्टिंग के बारे में हमने इससे पहले भी आपको बताया कि इसका एक लिमिटेड यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विलेंस और इन टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ही है। तो जो हमारा फील्ड एक्शन है वो प्राइमरली RT-PCR टेस्ट पर ही लिंक्ड है। फिलहाल अब रैपिड टेस्ट पर 2 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि कोरोना रैपिड टेस्ट के नतीजे शक के दायरे में आ गए हैं। आगे ये रैपिड टेस्ट जारी रहेंगे या ये रोक हमेशा के लिए लग जाएगी, इसका फैसला अब 2 दिन बाद ही हो पाएगा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। डॉक्टर अरविंद लाल सीधे इस वक्त लाल पैथ के सीएमडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर लाल, मेरा पहला सवाल आपसे यही, रैपिड टेस्टिंग किट, इसको लेकर हालांकि विश्व भर में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सिर्फ एंटीबॉडी टेस्टिंग किट है, यूके में कहा गया कि ये बिल्कुल ऐसा हथियार है जिससे अब नए सिरे से हम निगरानी यानी सर्वेलेंस रख पाएंगे, लेकिन राजस्थान की रिपोर्ट के बाद अब ICMR केंद्र सरकार ने इसको 2 दिन के लिए रोक दिया है। क्या गड़बड़ है सर? अगर आम भाषा में आप समझाएं तो इस रैपिड टेस्टिंग में ऐसा क्या संदिग्ध है जिसकी वजह से इसको रोकने की नौबत आ गई है? अंजना जी, ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है ये थोड़े हट के हैं। ये पहले वायरस आपके शरीर में जाना पड़ता है और उसके कुछ 7 दिन के बाद ये जो टेस्ट है ये पॉजिटिव होने शुरू होते हैं। कि यानी कि जो पहला जो एक जो डिस्क्रिपेंसी मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्क्रिपेंसी नहीं, जो फैक्ट ऑफ लाइफ है कि पहले 7 दिन में ये टेस्ट हमेशा नेगेटिव होगा, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। और रैपिड टेस्ट है कि आप देख सकते हो, वैसे इनको एंटीबॉडी टेस्ट हम लोग कहते हैं। तो एंटीबॉडीज जब प्रोड्यूस होती है इंसान के शरीर में, जब इंसान उससे लड़ता है, जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं, तो जो पहली जो एंटीबॉडी बनती है शरीर में उसको हम IgM कहते हैं और ये 7 दिन के बाद बननी शुरू होती है। यानी कि 7 दिन पहले ये नेगेटिव रहेगी और 7 से लेके फिर ये उठना शुरू होती है, कुछ 17-18 दिन पे पीक पे आती है और 21वें दिन ये फिर नेगेटिव हो जाती है IgM। इसके 1 हफ्ते के बाद यानी कि 14वें दिन से IgG एंटीबॉडी बनती है और वो कोई 21वें दिन तक ऊपर आती है और फिर ऊपर ही रहती है। अब अगर समझिए तो एक डायग्नोस्टिक मोडेलिटी में पहले 7 दिन में जो टेस्ट है और वो टेस्ट 21 दिन तक या 28 दिन तक पॉजिटिव रहता है, वो RT-PCR है। जैसे आपने डॉक्टर साहब से अभी भी सुना कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो पहले तो इस चीज को आप अलग कर दीजिए कि अगर डायग्नोसिस आपने करना है तो नथिंग लाइक द RT-PCR टेस्ट विच एवरीबडी इज डूइंग एंड एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। अब आई एंटीबॉडी की टेस्ट। अब एंटीबॉडी इन्होंने जो हमें बताया है, जो सरकार की जो हमें डायरेक्टिव आए हैं और मैंने आपको समझाया IgG और IgM, पहले तो ये है कि अगर 1 साल के 6 महीने के बाद अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं और IgG एंटीबॉडी ऊपर आती है तो आपका पूरा काम हो गया है। इसका ये मतलब है कि ये कीटाणु अंदर आया था वायरस और उसके बाद शरीर ने उसको फाइट करा और फाइट करने के बाद IgG एंटीबॉडी बना दी तो वो उसकी लड़ाई सफल हो गई है। यही पेशेंट है IgG वाला जो अपना खून दे सकता है प्लाज्मा के लिए, प्लाज्मा ट्रीटमेंट के लिए, और इसको दूसरी बारी जो अटैक है वायरस का वो नहीं होना चाहिए। बीच में बात आई एक IgM की, जो मैंने आपको समझाया कि 7 दिन के बाद पॉजिटिव होती है, 17-18 दिन ऊपर जाएगी और 21वें दिन फिर नीचे आ जाएगी। तो एक ग्रे जोन होता है जब IgM भी पॉजिटिव होगा और IgG भी पॉजिटिव होगी और RT-PCR भी पॉजिटिव होगा। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है जो क्लिनिशियन है, जिस डॉक्टर ने उस पेशेंट को शुरू से देखा है, सिर्फ वो समझ सकता है। और दूसरी बात यह है, जैसे डॉक्टर गंगा खेड़कर ने अभी बताया कि ये एक सर्वेलेंस टूल है। ये एक आपको रेट्रोस्पेक्टिवली बताता है फ्यूचरिस्टिक चीज के लिए कि हमारी आबादी में कितनी पॉजिटिविटी मानी गई है। जैसे मैंने आपको फिर से समझाया कि IgG अगर आप पॉजिटिव हो तो कहते हैं ना बल्ले बल्ले हो गए, बहुत ये चीज हम देखना चाहते हैं।
तो इसको एंटीबॉडीज को समझना पड़ेगा। अब राजस्थान जयपुर में क्या चीज हुई है क्या नहीं हुई है, इससे हम माफी चाहते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमने ये कभी एंटीबॉडी टेस्ट ये और बाय द वे ये प्राइवेट प्रैक्टिस में सरकार ने अलाउ ही नहीं करा, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आता है वो कहता है साहब मेरा आप ये नाक का स्वाब लीजिए, गले का स्वाब लीजिए और मुझे बताइए कि हाँ या ना में आप जवाब दीजिए, और वो एंटीबॉडी टेस्ट में वो पॉसिबल नहीं है, आरटीपीसीआर में है। तो बस मैं आपसे यही दरखास्त करना चाहता था। ठीक है। आज लेकिन जब ये हेल्थ मंत्रालय की तरफ से, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई और आपने भी आईसीएमआर की तरफ से जो जानकारी दी गई उसका जिक्र किया, उसमें भी ये कहा गया कि सर्विलेंस में भी लिमिटेड रोल है। यानी अगर हमें बड़े पैमाने पर एक पॉपुलेशन, एक जनसंख्या की निगरानी भी करनी है तो उसमें भी बड़ा लिमिटेड स्कोप है। हमने देखा था दिल्ली, मुंबई, इन जगहों पर जब रैपिड टेस्टिंग किट्स का इस्तेमाल हुआ, पिछले दिनों हमने देखा मामलों में कई उछाल हुआ। क्या इन दोनों में कोई कोरिलेशन हो सकता है? क्या इन टेस्टिंग किट्स की वजह से इस तरह की उछाल हुई हो? तो देखिए, जो साइंस है वो तो चेंज होगी नहीं। अब किसने किस वक्त ये टेस्ट यूज करा उसको पता होना चाहिए, जो आदमी टेस्ट कर रहा है, कि इतने दिन के बाद ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा और ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। और क्योंकि हमने ये किट देखी नहीं तो हम बता नहीं सकते कि इसमें आईजीजी अलग है या आईजीएम अलग नहीं है। तो मैं आपको आईसीएमआर का जो बुलेटिन जो उन्होंने हमें दिया है, जो डायरेक्टिव, वो आपको सिर्फ दिखा रहा हूं और वो बता रहा हूं। वो ये जो टेस्ट है ये सिर्फ हॉट स्पॉट्स पे करे जा रहे हैं, जो कंटेनमेंट जोन है, जहां पे लोग इकट्ठा होके रह रहे हैं, जिनमें से कईयों को हो चुका है। तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके भाई बंधुओं को हुआ कि नहीं हुआ, और उन भाई बंधुओं में भी अगर उसको सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स मतलब उसको खांसी, जुकाम, बुखार या उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो फिर ये टेस्ट होंगे। और ये टेस्ट अगर 7 दिन से पहले करे जाते हैं तो आपको आरटीपीसीआर ही करना पड़ेगा। अगर 7 दिन के बाद ये करते हैं तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव पूरा दिया हुआ, ये लिखित है सब कुछ, कि 7 दिन के बाद आप रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आया तो आपको क्वारंटीन 7 दिन और करनी पड़ेगी। अगर नेगेटिव आया तो अगेन यू हैव टू कंटिन्यू द क्वारंटीन फॉर 7 मोर डेज। और अगर सिम्टम्स फिर भी परसिस्ट करते हैं तो आपको आरटीपीसीआर का टेस्ट करना पड़ेगा। आई नो दिस इज नॉट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट देन आई सेड सो इनिशियली ओनली कि दिस कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी। बिल्कुल, लेकिन दिस इज द डायरेक्टिव। एक सवाल डॉक्टर लाल जो हर कोई बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अब इस कोरोना बीमारी में सबसे बड़ा डर जो है वो ये है कि एसिम्प्टोमेटिक है, यानी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो सामान्य रूप से हम पहले लक्षण बता रहे थे कि थर्मल स्कैनिंग की जा रही थी कि बुखार हो सकता है, गले में सूखी खांसी, कई सारे लक्षण बताए जा रहे थे। लेकिन अब कोरोना बीमारी का जो मैनिफेस्टेशन है, जिस तरह से लोगों को हो रहा है, एसिम्प्टोमेटिक, यानी लक्षण नहीं दिख रहे हैं। अब ऐसे में क्या बड़े पैमाने पर सामान्य लोगों को भी टेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए? लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है, क्या होगा आपका जवाब? हाँ जी, बिल्कुल जरूर जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की जो हेल्थ है उसके जिम्मेवार हम लोग हैं, सरकार है। तो एक इंसान को पता होना चाहिए कि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। अगर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है तो वो औरों को इन्फेक्ट कर सकता है। अभी आपने इतनी कहानियां सुनी है, सब कुछ हो सकता है। पर इसका जो तत्व है वो मैं आपको सिर्फ एक यही बताना चाहता हूं कि एसिम्प्टोमेटिक जो भी है उसको भी एसिम्प्टोमेटिक कौन है? एसिम्प्टोमेटिक वो इंसान नहीं है जो किनॉट प्लेस में चल रहा है, चांदनी चौक में चल रहा है और आप उसका स्वाब ले रहे हैं, ये नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक वो इंडिविजुअल है जो एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के पास उसकी देखभाल कर रहा है, उसके साथ किसी उसकी माँ है या बेटा है या बेटी है या उसकी कोई रिश्तेदार है जो उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो ये एसिम्प्टोमेटिक है। उसके गले में वायरस नहीं पाओगे तो भाई आप किसके गले में पाओगे? आप ये सोचिए। तो वो आदमी ये नहीं कि जरूरी कि वो हमेशा सफर करेगा। 80% में बड़ी माइल्ड सी इन्फेक्शन होती है और वो इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 20% केस में 15% अस्पताल जाएंगे, वहां पे डॉक्टर लोग उनका देखभाल करेंगे, पर सिर्फ 5% लोग हैं जो कि आईसीयू या वेंटिलेटर पे जाएंगे। तो ये इसकी कहानी है पूरी कोरोना वायरस की। और जो एसिम्प्टोमेटिक से मेरी तरफ से आपको डरने की जरूरत नहीं है।
तो मतलब डॉक्टर लाल, आप यही कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग की जरूरत या फिर टेस्टिंग की जरूरत ऐसे ही लोगों को है जो कहीं ना कहीं संपर्क में आए हैं या तो कोरोना मरीज से या किसी वजह से उस जगह पर रहे हो, उस जगह में रहे हो। क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे नोडल पॉइंट्स हैं, कई सारी ऐसी दुकानें हैं जहां पर वो जा रहे हैं, वहां पर अगर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आया है तो ऐसे ही लोगों को जो किसी के साथ संपर्क में आए हैं उन्हें ही टेस्टिंग करानी चाहिए। सामान्य लोगों को जो घरों में लॉकडाउन में है उनको कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये साफ कर दें आप। हाँ, नहीं अच्छा जी, आप इसका जो मीनिंग है वो ये है कि ये सिर्फ हॉटस्पॉट के लिए है। जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं ये उस पेशेंट के इर्द गिर्द उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो इनको ये एसिम्प्टोमेटिक है कि इनको बीमारी नहीं हुई, पर क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक एक सिम्प्टोमेटिक पेशेंट के साथ है तो इनको जो कीटाणु वगैरह है उनके गले में पाए जा सकते हैं और कईयों के नहीं भी पाए जाएंगे। पर अगर पाए जा सकते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि ये पेशेंट बेचारा खत्म हो गया। ये पेशेंट 80% अपने आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसमें लड़ने की शक्ति मैंने आपको अभी पूरा समझाया है। और एक आध दुक्का केस में एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है कि आगे बीमारी के पास जाए, पर दिस मच आप लाइक हेल्थ केयर वर्कर्स, हम लोग तो रोज ही स्वैब ले रहे हैं तो हमें बिल्कुल हो सकता है। तो ये एसिम्प्टोमेटिक है। और अगर आप मेरे गले में देखेंगे तो शायद उसमें भी मिलेगा, पर एज लॉन्ग एज आई एम नॉट इन्फेक्टिव टू अदर्स, जिसको टीबी में हम कहा करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, वक्त की बहुत कमी है, ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है। अब तक लगभग कितने टेस्ट आपने कर लिए हैं और अगर जल्दी से आप बता सके कि परसेंटेज क्या है पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने का आपके प्राइवेट लैब में? हमने कई हजारों टेस्ट करे हैं। अब कितने हजार करे ये तो मेरे पास इस वक्त आपने मुझे गलत पकड़ लिया है, पर कई हजारों हो चुके हैं और उसमें हमारी जो पॉजिटिविटी है वो कोई 4 या 5% है सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर लाल, डॉक्टर अरविंद लाल हमारे साथ जुड़े हुए थे लाल पाथ लैब के, जिन्होंने स्पष्ट की तस्वीर एक तरह से रैपिड टेस्टिंग किट्स पर। बहुत धन्यवाद आपका। कोरोना के मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब दिल्ली के इलाके से सिर्फ 75 नए मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं और इसी के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से जो आंकड़े आए हैं आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के आज 75 नए केस आए हैं। दिल्ली में आज 1173 लोगों के टेस्ट किए गए हैं। अब तक कुल मरीज दिल्ली में है 2081, 431 मरीज अब तक ठीक हुए हैं और 47 लोगों की मौत हुई है। अब बात मुंबई की करते हैं। मुंबई के धारावी में कोरोना के 12 नए केस हैं। मुंबई के धारावी में एक शख्स की मौत भी हुई। धारावी में कोरोना के अब तक 179 मरीज हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 419 नए केस आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 552 कोरोना के नए मरीज आए और महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के कुल 5218 केस के साथ सबसे ज्यादा मामले अभी तक के आए हुए हैं। कोरोना के जमातियों से आखिर देश को छुटकारा कब मिलेगा, ये सवाल अब खड़ा हुआ है प्रयागराज के बाद, क्योंकि यहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जमातियों को छिपा कर बैठे थे। यहां से जिन जमातियों को पकड़ा गया है उनका टेस्ट भी हो रहा है और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इससे मुक्ति कब मिलेगी। ये कभी यहां एक खेप, कहीं वहां एक खेप। कोरोना कैसे कंट्रोल होगा, इस पर पूरी दुनिया दिमाग लगा रही है। भारत में भी कोरोना को रोकने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। अब तक भारत में सैकड़ों हॉटस्पॉट बन चुके हैं। लॉकडाउन बढ़ चुका है। 2 दिन गुड न्यूज आती है तो तीसरे दिन फिर कोई बुरी खबर सबको हिला देती है। भारत में कोरोना के सबसे बड़े कैरियर बने हैं निजामुद्दीन मरकज से निकले जमाती। निजामुद्दीन मरकज से निकले जमाती देश के 23 प्रदेशों में फैल गए और अब तक पकड़ में नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले मौलाना साद छुप गया और आज तक सिर्फ उसकी आवाज ही सुनाई देती है कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं
वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के कवानीन की पाबंदी ज़रूर करें। टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें। हमारे दावत का काम करने वाले साथियों को अपने घरों में रहते हुए ही तरावीह का एहतमाम करना चाहिए। मौलाना साद के पीछे पीछे उसकी पूरी जमात भी छुप गई, लेकिन जमाती तो ऐसे छुप कर बैठे हैं कि उनकी आवाज भी नहीं आती। पुलिस खोज खोज कर परेशान है। अलग अलग राज्यों में जमातियों के लिए चेतावनी जारी हो चुकी है, फिर भी जमाती हैं कि सामने नहीं आते। निजामुद्दीन से निकले जमातियों का छुप कर बैठना ही कोरोना की जंग में पलीता लगाना है। जी हां, ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। गंगा जमुना सरस्वती का संगम तीर्थराज प्रयागराज कोरोना मुक्त हो गया था। प्रयागराज में सभी 9 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो गए थे और कोई भी नया मामला सामने नहीं आया था। लेकिन अब शहर में छुपे बैठे जमातियों ने फिर से सबको दहशत में डाल दिया है। प्रयागराज में पकड़े गए 19 जमातियों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी शामिल। 19 जमातियों में 16 इंडोनेशिया और थाईलैंड के रहने वाले हैं। ये जनाब है मोहम्मद शाहिद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन प्रोफेसर ने हरकत बिल्कुल जाहिलों जैसी की है। इस संक्रामक बीमारी से बचना है। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार मुनादी कर रही है कि जो कोई भी निजामुद्दीन मरकज से जमाती लौटा है वो खुद सामने आ जाए, लेकिन प्रोफेसर साहब गुपचुप तबलीगी जमात से लौटकर शहर में छुप गए और पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना तक नहीं दी। और जब पुलिस ने प्रयागराज में शिवकुटी के रसूलाबाद से प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार किया तो जमातियों की पूरी चेन पकड़ी गई। दिल्ली के मरकज में आए जमातियों का छुपना छुपाना और पुलिस की दबिश के बाद उनका पकड़ा जाना अब भी जारी है। प्रयागराज के 2 मस्जिदों से 30 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो कहीं ना कहीं या तो जमात से जुड़े थे या फिर ऐसे लोगों को छुपाकर इन्होंने रखा था। 16 विदेशी हैं और 2 थानों में इनके खिलाफ केस भी किया गया है। हैरत की बात यह है कि इसमें इलाहाबाद के प्रोफेसर का नाम भी सामने आ रहा है और यह दूसरा मौका है जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर जमातियों को छुपाने और पुलिस से बचाने में सामने आया है। पुलिस ने प्रोफेसर शाहिद के साथ साथ 16 विदेशियों समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 19 जमाती हैं और इनमें भी 16 जमाती इंडोनेशिया और थाईलैंड के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये शाहगंज की अब्दुल्ला मस्जिद और करेली की हेरा मस्जिद में आए थे और लॉकडाउन के बाद आसपास के लोगों ने ही इन्हें छुपा लिया। अब पुलिस ने इन जमातियों को छुपाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और सभी आरोपियों को क्वारंटीन किया गया है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम देश के वफादार हैं, हम सुन्नी हैं, हम जमाती नहीं हैं। हमें चाहते हैं कि हमारा देश खुशहाल रहेगा तो हम भी खुशहाल रहेंगे। ये जमात वालों का काम यही एक है कि ये घूमतू हैं, ये घूमते रहते हैं, कोई काम नहीं। अब इनका एक नया जो है फार्मूला है। जब जान गए थे कि ये बीमारी विदेश की है, कोरोना विदेश में है, तो विदेश के लोग भी जो आए थे उनको हिंदुस्तान नहीं आना था, क्योंकि हिंदुस्तान में वो आए तो बीमारी लेके आए। अब हमारी सरकार भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। हम आपको बता दें कि देश में करीब 30% कोरोना के मरीज तबलीगी जमात से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना पॉजिटिव जमाती पाए गए हैं। यही नहीं, कोविड-19 मरीजों की संख्या के लिहाज से टॉप 10 राज्यों में 5 राज्य ऐसे हैं जहां जमाती मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। तमिलनाडु में 84%, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, यूपी में 59% और आंध्र प्रदेश में 61% केस जमात से संबंधित है। 14,378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं। इतनी सख्ती और चेतावनी के बाद भी जमाती सामने नहीं आ रहे हैं। सवाल यह है कि जब कोरोना की जंग देश में सबको मिलकर लड़नी है तो फिर जमाती क्यों छुप रहे हैं? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। मामला सिर्फ
एक जगह का नहीं है, क्योंकि प्रयागराज हो या फिर रायबरेली हो, हर जगह जमातियों को लेकर लोगों में जबरदस्त हड़कंप है। जहां से भी इनकी नई खेप की जानकारी आती है, लोग सहम जाते हैं। यह है दिल्ली के नबी करीम इलाके की तस्वीरें। पूरा इलाका सील है क्योंकि ये कोरोना हॉटस्पॉट है। नबी करीम इलाके में 3 पुलिसकर्मी पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले नबी करीम में 3 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इससे पहले दिल्ली के चांदनी महल पुलिस स्टेशन के 8 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित मिले। ये पुलिसकर्मी ना तो विदेश से होकर आए थे, ना ही इनके परिवार में किसी को कोरोना संक्रमण था। इकलौती वजह थी तो ये कि इन सभी की ड्यूटी मरकज से निकले जमातियों को ढूंढने में लगी हुई थी। इन पुलिसकर्मियों ने 100 से अधिक जमातियों को अलग अलग मस्जिदों से ढूंढ निकाला था। हम आपको बता दें कि चांदनी महल इलाके की 13 मस्जिदों में करीब 200 जमाती मिले, जबकि यहाँ 77 मस्जिदें हैं। सभी जमातियों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया और पूरे चांदनी महल इलाके को सील कर दिया गया। चांदनी महल पुलिस स्टेशन हमारे पीछे है, जिस इलाके को पूरी तरीके से आप देखें तो बैरिकेड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे थे, उसके बाद थाने के 80 पुलिसकर्मियों को करना पड़ा टेस्ट और उसमें से 8 लोग कोरोना पॉजिटिव आए। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो अतिरिक्त प्रोटेक्शन, अतिरिक्त प्रोटेक्टिव गियर पहने हुए आपको नजर आएंगे जो पुलिसकर्मी हैं वो भी। लेकिन आखिर मामला यहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों नहीं पहले ही लोग खुद सामने आए कि उन्हें इस तरह के सिम्टम्स हैं, बीमारी हो सकती है, ताकि बाकी लोगों में ये न फैले। ये मामला न होता तो दरअसल पूरे देश की स्थिति, पूरे देश के आंकड़े कहीं बेहतर होते। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कोरोना के टेस्ट की रिपोर्ट आई तो हड़कंप समझ गया। जी हां, रायबरेली में 33 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 30 तबलीगी जमात से जुड़े हैं। अब यूपी का रायबरेली कोरोना का नया केंद्र बन गया है। नए मरीजों के मिलने के बाद जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 35 हो गई है। रायबरेली में संक्रमित लोगों को मिलाकर जिला प्रशासन इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि इनमें से अधिकांश फल सब्जी का ठेला लगाते थे। ये लोग गलियों में जाकर फल सब्जी बेचते थे। अब जिला प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर ये है कि वो पता लगाए कि इन लोगों ने कहां-कहां और किसे-किसे फल सब्जियां बेचे। यूपी में तबलीगियों के बढ़ते हुए लगातार मामलों ने न सिर्फ सरकार को चिंता में डाल दिया है, बल्कि सख्त होने के लिए भी मजबूर कर दिया है। यूपी के रायबरेली, सहारनपुर और प्रयागराज में कई ऐसे मामले सामने आए जिसके बाद पुलिस ने न सिर्फ दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, बल्कि उनको जेल में भी भेज दिया। हैरानी की बात यह है कि सरकार की लगातार अपील के बावजूद भी तबलीगी की जमात के लोग न तो सामने आ रहे हैं और न ही इलाज में मदद कर रहे हैं। इस बीच केरल से भी एक हैरान करने वाली खबर आई है। जिस तरह से इन दिनों केरल की तारीफ हो रही है और कोरोना को लेकर केरल मॉडल की चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि केरल ने कोरोना पर बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। उस वक्त ये खबर बेहद हैरान करने वाली है। केरल ने पता लगाया है दिल्ली के जलसे में शामिल हुए राज्य के कम से कम 284 तबलीगी जमाती अभी भी सामने नहीं आए हैं। इनके मोबाइल स्विच ऑफ है, इसलिए इनके लोकेशन का पता लगाना भी मुश्किल हो रहा है। 518 ऐसे तबलीगी जमाती हैं जो दिल्ली मरकज से केरल लौटे, जिन्हें अब क्वारंटीन किया गया है। दिल्ली के जलसे में शामिल रहे केरल के अन्य 509 तबलीगी जमाती अभी तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में हैं। ये 509 लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से जलसे में शामिल हुए थे। इसका पता केरल ने मोबाइल सर्विलांस के आधार पर लगाया है। Whoever have come back, we have not only used technology but also field visits to check, and we are still believing some people are in some other states, so we have also informed them. केरल तो दिल्ली आए तबलीगी जमातियों का एक आंकड़ा दे पा रहा है, लेकिन कई राज्यों के लिए अभी भी उन्हें ढूंढ पाना कड़ी चुनौती बनी हुई है।
आज तक ब्यूरो। आखिर जमाती ये कब तक इधर से उधर भागते रहेंगे? और ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि अलग अलग जगहों पर एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के कानून के उल्लंघन की वजह से उनको पकड़कर जेल में डालना पड़ रहा है। सोचिए, सहारनपुर, कानपुर, जमातियों के लिए अलग से जेल तैयार की गई है। सहारनपुर में 54 जमातियों को जेल भेजा। कानपुर में जमातियों के लिए बनाई गई जेल। मरकज के हेड मौलाना साद की जमात ने जितना परेशान देश को किया है, अब उनके परेशान होने का टाइम आ गया है। मौलाना साद भले ही दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी जमात को अब सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। जी हां, जो जमाती क्वारंटीन सेंटर से नेगेटिव रिपोर्ट लेकर बाहर आ रहा है, उसे जेल भेजा जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जमातियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, तो इसका वक्त अब आ गया है। यूपी के सहारनपुर में 54 विदेशी जमातियों का क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद उन्हें सीजीएम के आदेश से न्यायिक हिरासत के अस्थायी जेल में भेज दिया गया है। सहारनपुर जिला जेल के साथ बनी हुई विशेष किशोर कारागार यानी अस्थायी जेल में इन जमातियों को डाला गया है। अस्थायी जेल शासन द्वारा अधिग्रहित की गई है, उसमें इनको शिफ्ट किया। यूपी के कानपुर में भी जमातियों के लिए जेल बना दी गई है। कानपुर में ठीक होने वाले जमातियों को स्कूल में तैयार की गई जेल में भेजा जा रहा है। कानपुर शहर के चौबेपुर इलाके के विद्या भवन इंजीनियरिंग कॉलेज को अस्थायी जेल में तब्दील कर दिया गया है। कानपुर में पुलिस ने 8 जमातियों के खिलाफ बाबूपुरवा इलाके में कई धाराओं में 1 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की थी। इनमें 5 जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उन्हें अस्थायी जेल में भेज दिया गया है। इनमें 2 जमाती अफगानिस्तान के हैं, जबकि कई शहरों से ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है जहां जमाती क्वारंटीन सेंटर से भाग रहे हैं। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर से एक जमाती ताला तोड़कर फरार हो गया, लेकिन जैसे ही जमाती के भागने की खबर मिली, पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया और उसे ज्वालापुर के शंकर आश्रम चौक पर घेर लिया गया। अब इस जमाती को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। यह शख्स 26 मार्च को जमात से लौट कर आया था। इसके खिलाफ 307 का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जो ही हमें सूचना मिली, उसके बाद से हमने इसको घेर करके और यहाँ पे आपके सामने जैसे कि रोका हुआ था, एम्बुलेंस आई है, अब इसको लेकर के जाके फिर दाखिल करा रहे हैं। इसमें 307 में पुलिस प्रशासन और सरकार जमातियों की हरकतों से परेशान है। एक तो ये जमाती कोरोना कैरियर बने, ऊपर से इनसे कहा जा रहा है कि ये सामने आए, तो ये सामने भी नहीं आ रहे हैं। अगर इनका इलाज किया जा रहा है तो ये फरार हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। पालघर लिंचिंग मामले में अब जबरदस्त सियासत चरम पर है, क्योंकि बीते दिन जैसा आपने देखा था, उद्धव ठाकरे जमकर आए थे अपने बचाव के लिए, लेकिन आज शरद पवार ने भी उनके लिए बैटिंग कर दी है मैदान में उतरकर। इधर बीजेपी का भी सियासी यॉर्कर है, देखिए इस रिपोर्ट में। जे काही पालघरला झालं त्याचा आणि कोरोनाचा कोणीचाही संबंध नाही। त्याचा जो काही संबंध असेल त्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जी काही निवडणूक करायची त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची निवडणूक केलेली आहे। जे काही घडलं ते चांगलं नाही, ते घडायला नको। जैसे के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए आज तक।